नमस्कार। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का पावन पर्व। मन की बात के माध्यम से हम सब ने एक साथ एक यात्रा का प्रारंभ किया था। मन की बात इस यात्रा के आज 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इस तरह आज ये गोल्डन जुबिली एपिसोड, स्वर्णिम एपिसोड है। इस बार आपके जो पत्र और फोन आए हैं, अधिकतर वो इस 50 एपिसोड के संदर्भ में ही है। माय गॉव पर दिल्ली के अंशु कुमार, अमर कुमार और पटना से विकास यादव, इसी तरह से नरेंद्र मोदी ऐप पर दिल्ली की मोनिका जैन, वर्धमान वेस्ट बंगाल के प्रसेनजीत सरकार और नागपुर की संगीता शास्त्री, इन सब लोगों ने लगभग एक ही तरह का प्रश्न पूछा है। उनका कहना है कि अक्सर लोग आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आपने लोगों के साथ जुड़ने के लिए रेडियो को क्यों चुना? आपकी ये जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है कि आज के युग में जबकि करीब रेडियो भुला दिया गया था, उस समय मोदी रेडियो लेकर के क्यों आया? मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये 1998 की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था। मई का महीना था और मैं शाम के समय ट्रैवल करता हुआ किसी और स्थान पर जा रहा था। हिमाचल की पहाड़ियों में शाम को ठंड तो हो ही जाती है, तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिए रुका और जब मैं चाय के लिए ऑर्डर किया तो उसके पहले ही वो बहुत छोटा सा ढाबा था। एक ही व्यक्ति खुद चाय बनाता था, बेचता था। ऊपर कपड़ा भी नहीं था, ऐसे ही रोड के किनारे पर छोटा सा ठेला लगा के खड़ा था। तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था, उसमें से लड्डू निकाला। पहले बोले साहब चाय बाद में, लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैं भी हैरान हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात है, कोई घर में कोई शादी वादी कोई प्रसंग वसंग है क्या? तो कहा नहीं नहीं भाई साहब, आपको मालूम नहीं क्या? अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो ऐसा उछल रहा था, ऐसा उमंग से भरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। मैंने कहा भारत ने बम फोड़ दिया है? मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने कहा देखिए साहब रेडियो सुनिए। तो रेडियो पर उसी की चर्चा चल रही थी। तो उसने कहा वो समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो परमाणु परीक्षण का दिन था और मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था। और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस जंगल के सुनसान इलाके में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सामान्य इंसान जो चाय का ठेला लेकर के अपना काम कर रहा है और दिन भर रेडियो सुनता रहता होगा, और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। कम्युनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है और उसकी ताकत का मैं अंदाज करता था। तो जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ताकतवर माध्यम की तरफ मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और जब मैंने मई 2014 में एक प्रधान सेवक के रूप में कार्यभार संभाला तो मेरे मन में इच्छा थी कि देश की एकता, हमारे भव्य इतिहास, उसका शौर्य, भारत की विविधताएं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारे समाज के रग रग में समाई हुई अच्छाइयाँ, लोगों का पुरुषार्थ, जज्बा, त्याग, तपस्या, और इन सबको एक सूत्र में पिरो करके हल्की फुल्की बातें करते करते 50 एपिसोड की एक सफर, ये यात्रा हम सब ने मिलकर के कर ली है। हाल ही में आकाशवाणी ने मन की बात पर सर्वे भी कराया। मैंने उनमें से कुछ ऐसे फीडबैक को देखा जो काफी दिलचस्प है।
जिन लोगों के बीच सर्वे किया गया है, उनमें से औसतन 70% नियमित रूप से मन की बात सुनने वाले लोग हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि मन की बात का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में पॉजिटिविटी की भावना बढ़ाई है। मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है। हैशटैग इंडिया पॉजिटिव को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है। यह हमारे देशवासियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की, सकारात्मकता की भावना की भी झलक है। लोगों ने अपना ये अनुभव भी शेयर किया है कि मन की बात से वॉलंटियरिज्म यानी स्वेच्छा से कुछ करने की भावना बढ़ी है। एक ऐसा बदलाव आया है जिसमें समाज की सेवा के लिए लोग बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन यह केवल रेडियो ही नहीं है जिसके माध्यम से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लोग टीवी, एफएम रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक लाइव और पेरिस्कोप के साथ-साथ नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से भी मन की बात में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विश्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। मेरा नाम शालिनी है और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मन की बात कार्यक्रम जनता के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। प्रारंभ में लोगों ने सोचा कि यह कार्यक्रम भी एक राजनीतिक मंच बनकर ही रह जाएगा और आलोचना का विषय भी बना। परंतु जैसे जैसे यह कार्यक्रम आगे बढ़ा, हमने देखा कि राजनीति के स्थान पर यह सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों पर ही केंद्रित रहा और इस तरह मेरे जैसे करोड़ों सामान्य लोगों से जुड़ता गया। धीमे धीमे आलोचना भी समाप्त हो गई। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप इस कार्यक्रम को किस प्रकार राजनीति से दूर रखने में सफल रहे? क्या कभी आपका ऐसा मन नहीं हुआ कि आप इस कार्यक्रम को राजनीति के लिए उपयोग कर सकें या फिर इस मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना सकें? धन्यवाद। आपके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आशंका सही है। दरअसल नेता को माइक मिल जाए और लाखों करोड़ों की संख्या में सुनने वाले हो तो फिर क्या चाहिए। कुछ युवा मित्रों ने मन की बात में आए सब विषयों पर एक स्टडी की। उन्होंने सारे एपिसोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया और उन्होंने अध्ययन किया कि कौन से शब्द कितनी बार बोले गए, कौन से शब्द हैं जो बार बार बोले गए। उनकी एक फाइंडिंग यही है कि यह कार्यक्रम अपॉलिटिकल रहा। जब मन की बात शुरू किया था तभी मैंने तय किया था कि ना इसमें पॉलिटिक्स हो, ना इसमें सरकार की वाहवाही हो, ना इसमें कहीं मोदी हो। और मेरे इस संकल्प को निभाने के लिए सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ी प्रेरणा मिली आप सबसे। हर मन की बात से पहले आने वाले पत्रों, ऑनलाइन कमेंट्स, फोन कॉल्स, इनमें श्रोताओं की अपेक्षाएं साफ होती हैं। मोदी आएगा और चला जाएगा, लेकिन यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगी। 130 करोड़ देशवासियों की छोटी छोटी यह कहानियां हमेशा जीवित रहेगी। इस देश को नई प्रेरणा, नए उत्साह से नई ऊंचाइयों पर लेती जाती रहेगी। मैं भी कभी कभी पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कोई देश के किसी कोने से पत्र लिखकर कहता है, हमें छोटे दुकानदारों, ऑटो चलाने वालों, सब्जी बेचने वालों को, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा मोलभाव नहीं करना चाहिए। मैं पत्र पढ़ता हूं, ऐसा ही भाव कभी किसी और पत्र में आया हो, उसको साथ गूंथ लेता हूं। दो बातें मैं अपने अनुभव की भी उसके साथ शेयर कर लेता हूं, आप सबके साथ बांट लेता हूं और फिर न जाने कब यह बात घर परिवारों में पहुंचती है, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर घूमती है और एक परिवर्तन की ओर बढ़ती रहती है। आपकी भेजी स्वच्छता की कहानियों ने, सामान्य लोगों के ढेर सारे उदाहरणों ने न जाने कब
घर घर में एक नन्हा स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर खड़ा कर दिया है, जो घर वालों को भी टोकता है और कभी-कभी फोन कॉल कर प्रधानमंत्री को भी आदेश देता है। कब किसी सरकार की इतनी ताकत होगी कि सेल्फी विद डॉटर की मुहिम हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैल जाए। समाज का हर वर्ग, सेलिब्रिटी सब जुड़ जाएं और समाज में सोच परिवर्तन की एक नई मॉडर्न लैंग्वेज में, जिसे आज की पीढ़ी समझती हो, ऐसी अलग जगह जाए। कभी-कभी मन की बात का मजाक भी उड़ता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही 130 करोड़ देशवासी बसे रहते हैं। उनका मन मेरा मन है। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है। भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी-कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं प्रोमिता मुखर्जी बोल रही हूँ मुंबई से। सर, मन की बात का हर एपिसोड गहरी इंसाइट से, जानकारी, इंफॉर्मेशन से, पॉजिटिव स्टोरीज से और आम आदमी के अच्छे कामों से भरा हुआ होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर प्रोग्राम से पहले आप कितना प्रिपेयर करते हैं? फोन कॉल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल एक प्रकार से अपनेपन से पूछा सवाल है। मैं मानता हूं मन की बात के 50 एपिसोड की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि आप प्रधानमंत्री से नहीं, जैसे अपने एक निकट साथी से सवाल पूछ रहे हैं। बस यही तो लोकतंत्र है। आपने जो सवाल पूछा है, अगर मैं सीधे शब्दों में उत्तर दूं तो कहूंगा कुछ भी नहीं। एक्चुअली मन की बात मेरे लिए एक बहुत ही आसान काम है। हर बार मन की बात से पहले लोगों के पत्र आते हैं, माईगोव और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोग अपने विचार शेयर करते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी है 1800117800। वहाँ कॉल करके लोग अपने संदेश अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मन की बात से पहले ज्यादा से ज्यादा पत्र और कमेंट्स खुद पढूं। मैं काफी सारे फोन कॉल भी सुनता हूं। जैसे जैसे मन की बात का एपिसोड करीब आता है, तो ट्रैवलिंग के दौरान आपके द्वारा भेजे गए आइडियाज और इनपुट्स को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूं। हर पल मेरे देशवासी मेरे मन में रचे बसे होते हैं, और इसलिए जब भी कोई पत्र पढ़ता हूं, तो पत्र लिखने वाले की परिस्थिति, उसके भाव मेरे विचार का हिस्सा बन जाते हैं। वो पत्र मेरे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहता है। और वैसे ही मैंने करीब 40-45 साल अखंड रूप से एक परिव्राजक का जीवन जिया है और देश के अधिकतर जिलों में गया हूं, और देश के दूर दराज जिलों में मैंने काफी समय भी बिताया है। और इसके कारण जब मैं पत्र पढ़ता हूं, तो मैं उस स्थान और संदर्भ से आसानी से अपने आप को रिलेट कर पाता हूं। फिर मैं कुछ फैक्चुअल चीजों को, जैसे गांव, व्यक्ति का नाम, उन चीजों को नोट कर लेता हूं। सच पूछो तो मन की बात में आवाज मेरी है, लेकिन एग्जाम्पल्स, इमोशंस और स्पिरिट मेरे देशवासियों के ही है। मैं मन की बात में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे लाखों लोग हैं
जिनका नाम मैं आज तक मन की बात में नहीं ले पाया, लेकिन वो बिना निराश हुए अपने पत्र, अपने कमेंट्स भेजते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं मेरे जीवन में बहुत ही महत्व रखती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की बातें पहले से कई गुना ज्यादा मुझे मिलेगी और मन की बात को और रोचक और प्रभावी और उपयोगी बनाएगी। यह भी कोशिश की जाती है कि जो पत्र मन की बात में शामिल नहीं हुए, उन पत्रों और सुझावों पर संबंधित विभाग भी ध्यान दें। मैं आकाशवाणी, एफएम रेडियो, दूरदर्शन, अन्य टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके परिश्रम से मन की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। आकाशवाणी की टीम हर एपिसोड को बहुत सारी भाषाओं में प्रसारण के लिए तैयार करती है। कुछ लोग बखूबी रीजनल लैंग्वेजेस में मोदी से मिलती जुलती आवाज में और उसी लहजे से मन की बात सुनाते हैं। इस तरह से वे उस 30 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी ही बन जाते हैं। मैं उन लोगों को भी उनके टैलेंट और स्किल्स के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबसे भी यह आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को अपनी स्थानीय भाषाओं में भी अवश्य सुनें। मैं मीडिया के अपने उन साथियों को हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने चैनल्स पर मन की बात का हर बार नियमित रूप से प्रसारण करते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मीडिया से कभी भी खुश नहीं होता है। उसे लगता है कि उसे बहुत कम कवरेज मिलता है या जो कवरेज मिलता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन मन की बात में उठाए गए कई विषयों को मीडिया ने अपना बना लिया है। स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, ड्रग्स फ्री इंडिया, सेल्फी विद डॉटर जैसे कई विषय हैं जिन्हें मीडिया ने इनोवेटिव तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया। टीवी चैनल्स ने इसको मोस्ट वॉच्ड रेडियो प्रोग्राम बना दिया। मैं मीडिया का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके सहयोग के बिना मन की बात की यह यात्रा अधूरी ही रहती। नमस्ते मोदी जी, मैं निधि बहुगुणा बोल रही हूँ, मसूरी, उत्तराखंड से। मैं 2 युवा बच्चों की माँ हूँ। मैंने अक्सर यह देखा है कि इस उम्र के बच्चे यह पसंद नहीं करते कि उन्हें कोई बताए कि उन्हें क्या करना है, चाहे वे टीचर्स हों या वे उनके माता पिता हों। पर जब आपकी मन की बात होती है और आप बच्चों से कुछ कहते हैं तो वह दिल से समझते हैं और उस बात को करते भी हैं। तो आप हमसे इस सीक्रेट को शेयर करेंगे क्या? क्या जिस तरह से आप बोलते हैं या जो आप इशू उठाते हैं कि वह बच्चे अच्छी तरह समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं? धन्यवाद। निधि जी, आपके फोन कॉल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं कहूं तो मेरे पास तो कोई सीक्रेट नहीं है। जो मैं कर रहा हूं वो सब परिवारों में भी होता भी होगा। सरल भाषा में कहूं तो मैं अपने आप को उस युवा के अंदर ढाल लेने का प्रयास करता हूं। खुद को उसकी परिस्थितियों में रखकर उसके विचारों के साथ एक सामंजस्य बैठाने, एक वेवलेंथ मैच करने की कोशिश करता हूं। हमारे खुद के जिंदगी के वो पुराने बैगेजेस हैं, जब वो बीच में नहीं आते हैं तो किसी को समझना आसान हो जाता है। कभी-कभी हमारे पूर्वग्रह ही संवाद के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाते हैं। स्वीकार, अस्वीकार और प्रतिक्रियाओं के बजाय किसी की बात को समझना मेरी प्राथमिकता रहती है। मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे में सामने वाला भी हमें कन्विंस करने के लिए भांति-भांति के तर्क या दबाव बनाने के बजाय हमारी वेवलेंथ पर आने का प्रयास करता है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। फिर एक प्रकार से उस विचार के साथ हम दोनों सहयात्री बन जाते हैं। दोनों में से पता ही नहीं चलता है कि कब और कैसे एक ने अपना विचार छोड़कर दूसरे का स्वीकार कर लिया है, ओन कर लिया है। आज के युवाओं की यही खूबी है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिस पर स्वयं उन्हें विश्वास नहीं हो।
और जब वो किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो फिर उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे लग जाते हैं। अक्सर लोग परिवारों में बड़ों और टीनेजर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप की चर्चा करते हैं। दरअसल अधिकतर परिवारों में टीनेजर से बातचीत का दायरा बड़ा सीमित होता है। अधिकतर समय पढ़ाई की बातें या फिर आदतों और फिर लाइफस्टाइल को लेकर ऐसा कर ऐसा मत कर बिना किसी अपेक्षा के खुले मन से बातें धीरे धीरे परिवार में भी बहुत कम होती जा रही है और ये भी चिंता का विषय है। एक्सपेक्ट की बजाय एक्सेप्ट और डिसमिस करने की बजाय डिस्कस करने से संवाद प्रभावी बनेगा। अलग अलग कार्यक्रमों या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत करने का मेरा प्रयास रहता है। वे जो कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं उससे सीखने का मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। उनके पास हमेशा आइडियाज का भंडार होता है। वे अत्यधिक एनर्जेटिक, इनोवेटिव और फोकस होते हैं। मन की बात के माध्यम से मैं युवाओं के प्रयासों को, उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा साझा करने का प्रयास करता हूँ। अक्सर शिकायत होती है कि युवा बहुत ही अधिक सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये अच्छा है कि नौजवान सवाल करते हैं। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि वे सभी चीजों की जड़ से छानबीन करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं में धैर्य नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि युवाओं के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यही वो चीज है जो आज के नौजवानों को अधिक इनोवेटिव बनने में मदद करती है, क्योंकि वे चीजों को तेजी से करना चाहते हैं। हमें लगता है आज के युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत बड़ी-बड़ी चीजें सोचते हैं। अच्छा है, बड़े सपने देखें और बड़ी सफलताओं को हासिल करें। आखिर यही तो न्यू इंडिया है। कुछ लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी एक ही समय में कई चीजें करना चाहती है। मैं कहता हूं इसमें बुराई क्या है? वे मल्टीटास्किंग में पारंगत है, इसलिए ऐसा करते हैं। अगर हम आसपास नजर दौड़ाएं तो वो चाहे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर अन्य क्षेत्र, समाज में बड़ा बदलाव लाने वाले युवा ही हैं। वे युवा जिन्होंने सवाल पूछने और बड़े सपने देखने का साहस दिखाया। अगर हम युवाओं के विचारों को धरातल पर उतारने और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए खुला वातावरण दें तो वे देश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वे ऐसा कर भी रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, गुरुग्राम से विनीता जी ने माईगोव पर लिखा है कि मन की बात में मुझे कल यानी 26 नवंबर को आने वाले संविधान दिवस के बारे में बात करनी चाहिए। उनका कहना है कि यह दिन विशेष है क्योंकि हम संविधान को अपनाने के 70वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। विनीता जी, आपके सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल संविधान दिवस है। उन महान विभूतियों को याद करने का दिन जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था। संविधान ड्राफ्ट करने के इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 महीने और 17 दिन लगे। कल्पना कीजिए, 3 वर्ष के भीतर ही इन महान विभूतियों ने हमें इतना व्यापक और विस्तृत संविधान दिया। इन्होंने जिस असाधारण गति से संविधान का निर्माण किया, वो आज भी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक उदाहरण है। यह हमें भी अपने दायित्वों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान सभा देश की महान प्रतिभाओं का संगम थी। उनमें से हर कोई अपने देश को एक ऐसा संविधान देने के लिए प्रतिबद्ध था जिससे भारत के लोग सशक्त हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी समर्थ बने। हमारे संविधान में खास बात यही है कि अधिकार और कर्तव्य यानी राइट्स एंड ड्यूटीज
इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा। अगर हम दूसरों के अधिकार का सम्मान करेंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम संविधान में दिए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो भी हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। मुझे अभी भी याद है 2010 में जब भारत के गणतंत्र को 60 साल हुए थे, तब गुजरात में हमने हाथी पर रखकर संविधान की शोभा यात्रा निकाली थी। युवाओं में संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें संविधान के पहलुओं से जोड़ने के लिए ये एक यादगार प्रसंग था। वर्ष 2020 में एक गणतंत्र के रूप में हम 70 साल पूरे करेंगे और 2022 में हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आइए हम सभी अपने संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाएं और अपने देश में पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी यानी शांति, उन्नति और समृद्धि को सुनिश्चित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, संविधान सभा के बारे में बात करते हुए उस महापुरुष का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता जो संविधान सभा के केंद्र में रहे। ये महापुरुष थे पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सभी देशवासियों की ओर से बाबा साहब को नमन करता हूं, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। लोकतंत्र बाबा साहब के स्वभाव में रचा बसा था और वो कहते थे कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य कहीं बाहर से नहीं आए हैं। गणतंत्र क्या होता है और संसदीय व्यवस्था क्या होती है, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। संविधान सभा में उन्होंने एक बहुत भावुक अपील की थी कि इतने संघर्ष के बाद मिली स्वतंत्रता की रक्षा हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक करनी है। वे यह भी कहते थे कि हम भारतीय भले ही अलग अलग बैकग्राउंड के हो, लेकिन हमें सभी चीजों से ऊपर देश हित को रखना होगा। इंडिया फर्स्ट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यही मूल मंत्र था। एक बार फिर पूज्य बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 दिन पहले 23 नवंबर को हम सब ने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई है और अगले वर्ष यानी 2019 में हम उनका 550वां प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने सदा ही पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचा। उन्होंने समाज को हमेशा सत्य, कर्म, सेवा, करुणा और सौहार्द का मार्ग दिखाया। देश अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती समारोह को भव्य रूप से मनाएगा। इसका रंग देश ही नहीं, दुनिया भर में बिखरेगा। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी इस अवसर को धूमधाम से मनाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व विश्व के सभी देशों में भी मनाया जाएगा। इसके साथ ही गुरु नानक जी से जुड़े पवित्र स्थलों के मार्ग पर एक ट्रेन भी चलाई जाएगी। अभी हाल ही में जब मैं इससे जुड़ी मीटिंग कर रहा था तो उसी समय मुझे लखपत साहिब गुरुद्वारा की याद आई। गुजरात के 2001 के भूकंप के दौरान उस गुरुद्वारे को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जिस प्रकार स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राज्य सरकार ने उसका जीर्णोद्धार कराया, वो आज भी एक मिसाल है। भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि करतारपुर कॉरिडोर बनाने का, ताकि हमारे देश के यात्री आसानी से पाकिस्तान में करतारपुर में गुरु नानक देव जी के उस पवित्र स्थल पर दर्शन कर सके। मेरे प्यारे देशवासियों, 50 एपिसोड के बाद हम फिर एक बार मिलेंगे अगले मन की बात में, और मुझे विश्वास है कि आज मन की बात के इस कार्यक्रम के पीछे की भावनाओं को मुझे पहली बार आपके समक्ष कहने का मौका मिला, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही सवाल पूछे। लेकिन हमारी यात्रा जारी रहेगी। आपका साथ जितना ज्यादा जुड़ेगा, उतनी यात्रा हमारी और गहरी होगी और हर किसी को संतोष देने वाली मिलेगी। कभी कभी लोगों के मन में सवाल उठता है कि मन की बात से मुझे क्या मिला।
मैं आज कहना चाहूँगा कि मन की बात के जो फीडबैक आते हैं, उसमें एक बात जो मेरे मन को बहुत छू जाती है। अधिकतम लोगों ने ये कहा कि जब हम परिवार के सब लोगों के साथ बैठ कर के मन की बात सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का मुखिया हमारे बीच में बैठ कर के हमारी अपनी